हेलो गाइस, माई सेल्फ सुमित कटारिया, फैकल्टी केमिस्ट्री, एसएमई सर। सो देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे अपने पास क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसे आप सॉल्ट एनालिसिस भी कहते हैं। और इसमें हम देखेंगे कि अपने पास अनाइंस और कटाइंस की कैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, कैसे उनकी टेस्टिंग करते हैं। बेसिकली दिस चैप्टर इज प्योरली एक्सपेरिमेंटल। लैब का एक पूरा प्रोसीजर होता है अपने पास, पूरा लैब मैनुअल अपने पास होता है कि हाँ भैया, इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप फॉलो करना है, ये कटाइंस के बाद ये वाला कटाइंस को आपको फॉलो करना है। यानी ये पूरे एक आपके पास प्रोसीजर फिक्स्ड है, एस्टेब्लिश्ड है। एक्सपेरिमेंटली हमको अपने थ्योरी के लिए, हमको अपने एग्जाम के लिए उन चीज़ों को समझना है कि कैसे वो चीज़ हुई होंगी, और कैसे अनाइंस की या कटाइंस की क्लासिफिकेशन करते हैं, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है, और फाइनली कौन से कन्फर्मेशन टेस्ट हैं जो हमको बताएंगे कि कौन सा अनाइन है या कौन सा कटाइन प्रेजेंट है इन अ गिवन सॉल्ट। क्लियर है? थोड़ा सा चैप्टर लेंदी है, वास्ट रहेगा, तो लेक्चर्स विल बी आई थिंक 10 to 12 लेक्चर्स विल बी देयर। तो आज हम लेक्चर 1 की बात करेंगे, अनाइंस के बारे में। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। So the name is qualitative analysis. क्वालिटेटिव एनालिसिस। और आप इसमें पेशेंस रखिएगा, बिकॉज प्राइम फेज से देखने में लगता है कि याद बहुत करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सीक्वेंस फॉलो करेंगे, सीक्वेंस से चलेंगे, तो आपको आपकी जो समझ है वो बढ़ जाएगी और क्वेश्चंस आप कर लोगे इजीली। सो द नेम इज क्वालिटेटिव, और ऑल्सो नोन एज सॉल्ट एनालिसिस। देखिए, होता क्या बेसिकली, लैब में अगर आप जाएंगे ना, किसी भी लैब में अंदर अगर आप जाएंगे, क्लास 12 के अंदर भी हम करते हैं वाला काम, तो लैब के अंदर आपके पास जो लैब असिस्टेंट है आपको दे देगा एक सॉल्ट की पुड़िया, पैकेट में बंद करके दे देगा, भैया ये लो सॉल्ट एक्स। इस सॉल्ट में कटायन कौन सा है और अनायन कौन सा है, जाओ 4 से 5 घंटे में पता करके आओ, कुछ टेस्ट करके, कि मुझे बताओ कि इस सॉल्ट के अंदर कौन सा कटायन या कौन सा अनायन प्रेजेंट है। दैट इज नोन एज सॉल्ट एनालिसिस। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पता करेंगे, मुझे क्या पता, लाखों कटायंस हैं, लाखों अनायंस हैं, कौन सा कटायन होगा, कौन सा अनायन होगा। सो भैया, हमको पहली बात तो लाखों अनायंस लाखों कटायंस स्टडी नहीं करने, हमें कुछ सिलेक्टिव कटायंस और कुछ सिलेक्टिव अनायंस स्टडी करने हैं। क्लियर है? उन्हीं की हम टेस्टिंग करते हैं, उन्हीं के बारे में हमसे पूछा जाता है, और वो हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन कर रखा है। तो आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना है सिस्टमेटिक तरीके से, कि पहले एनायंस की टेस्टिंग की जाएगी, फिर कटायंस की टेस्टिंग की जाएगी। अब सवाल ये भी उठता है कि सर आपने सॉल्ट के अंदर पहले अनायंस ही टेस्ट क्यों किए, आपने कटायन की टेस्टिंग पहले क्यों नहीं की। तो इन सभी बातों का जवाब अब आपको मिलने वाला है धीरे धीरे। तो दिस लेक्चर 1 विल बी अ टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन लेक्चर, और आपको यहाँ दिखाई देगा कि कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं अनायंस की, और कैसे वन बाय वन करके अनायंस को स्टडी करते हैं। ध्यान देना। देखिए, होता क्या अपने पास बेसिकली, सपोज आपके पास सॉल्ट गिवन है, आपके पास एक अननोन सॉल्ट गिवन है, मान लीजिए ये आपके पास एक अननोन सॉल्ट है। ठीक है, ये अननोन सॉल्ट है, 2-5 ग्राम दे दिया आपको। सपोज दिस इज योर अननोन सॉल्ट, जिसके बारे में आपको जानकारी लगानी है कि भैया सॉल्ट किसका है, इसमें कटायन का है, इसमें अनायन का है। आपके पास अननोन सॉल्ट है, और सॉल्ट है, तो आपके पास दिस विल बी एन आयनिक सॉल्ट। सो इट विल हैव बोथ, इसके अंदर दोनों पार्ट होंगे क्या, इसके अंदर कटायन भी होगा और इसके अंदर अपने पास अनायन भी होगा। आप जानते हैं कि सॉल्ट के अंदर अपने पास दोनों पार्ट रहेंगे, कटायनिक एज वेल एज अनायनिक पार्ट। क्लियर? सोल्ट है अपने पास, आयनिक सोल्ट मान रहे हैं अपन उसमें, और उसके अंदर उसके पास कटायन भी है और अपने पास अनायन भी है। अब आप जानते हैं कि सोल्ट का अगर मैं हाइड्रोलाइज कराऊं, अगर अगर मैं सोल्ट के हाइड्रोलिसिस कराता हूं, यानी कि सोल्ट की रिएक्शन कराता हूं वाटर के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा। आप कहेंगे सर इट विल बी रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दैट इज वी विल गेट एसिड प्लस बेस। मैंने कहा बिल्कुल सही है, कि किसी भी सोल्ट को पानी में डालेंगे तो आपको करस्पॉन्डिंग एसिड और करस्पॉन्डिंग बेस आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल इस बात के लिए, तो अपने पास मान लीजिए NaCl है, आपने इसको वाटर में डाला, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं चीज़ों को, तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा एसिड, एंड यू विल गेट बेस। आपको बेस का मिलेगा, आपको बेस मिला NaOH, और आपको एसिड का मिलेगा HCl। ध्यान देना इन बातों का, आपको NaOH मिला और आपको HCl मिला, ये दोनों चीज आपको यहाँ से देखने को मिली है। तो सर इससे हमको क्या सीखने को मिल रहा है बेसिकली। देखिए, सॉल्ट है, कटायन भी इसके पास अनायन भी है। यस सर, आपका जो कटायन था वो एक बेसिक पार्ट में जा रहा है, आपका जो अनायन था वो एक एसिडिक पार्ट से जा रहा है या एसिडिक पार्ट में आ रहा है। आप देख पा रहे हैं कि आपके पास जो एक सॉल्ट का जो अनायन है, दैट इज Cl- या कोई भी अनायन है, वो आपका एक एसिड पार्ट से आ रहा है,
और आपका जो कटायन है वो किससे आ रहा है, वो बेसिक पार्ट से आ रहा है। इसीलिए हम लोग इस चैप्टर के अंदर कटायंस को, इसलिए जनरली कटायंस को बेसिक रेडिकल्स भी बोला जाता है, इसलिए कटायंस को बेसिक रेडिकल्स भी कहा जाता है या बोला जाता है कि वी आर डीलिंग विद बेसिक रेडिकल्स, मीन्स हम कटायंस को डील कर रहे हैं। और सिमिलरली अनायंस को हम क्या बोलेंगे, अगर आप कटायंस को बेसिक रेडिकल बोल रहे हैं तो उसी टर्मिनोलॉजी से, उसी सीक्वेंस से आप अनायंस को क्या बोलेंगे। अगर आप देखेंगे अनायंस कहाँ से आ रहा है, अनायंस आपका एसिड से आपको मिलेगा, तो अनायंस को आप नाम दे सकते हैं व्हाट, एसिडिक रेडिकल्स। अनायन को आप नाम दे सकते हैं एसिडिक रेडिकल्स। रेडिकल्स का मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे कोई रेडिकल केमिस्ट्री लगा के आ जाए, नहीं, बस नाम है उसके अंदर, ऐसा कुछ खास उसमें है नहीं। यानी कि आपके पास जो कटायन पार्ट है वो आपका बेस से आ रहा है और आपका जो अनायन पार्ट है वो एसिड से आ रहा है, इसलिए नाम पड़ गया बेसिक एज वेल एज एसिडिक रेडिकल्स। सो अगर मैं आपसे बोलता हूँ बेसिक रेडिकल्स तो आपको कटायंस मान के चलना है, और अगर मैं बोलता हूँ एसिडिक रेडिकल्स तो आपको अनायंस मान के चलना है, आगे बढ़ना है। क्लियर है। तो ये एक अननोन सोल्ट है, उसकी क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं कि सोल्ट के अंदर कटायन में रहेगा, अनायन में रहेगा, और आपको दोनों पता करने होंगे लैब के अंदर कि उस पुड़िया के अंदर, उस पेपर के अंदर कौन सोल्ट गिवन है मुझे, उसमें कटायन कौन सा है, उसमें अनायन कौन सा है। क्लियर। थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े, थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ूँ इस बात को लेके आगे, तो आप ध्यान देना इस बात का। अगर मैं इस बात को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करूं, तो सॉल्ट की हम स्टडी कर रहे थे, यस, ध्यान देना है। अब सॉल्ट की दो तरीके से स्टडी हो सकती है, सॉल्ट की, किसी भी सॉल्ट की दो तरीके से स्टडी कर सकते हो आप। कौन कौन सी, दैट इज क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव स्टडी या एनालिसिस, या कैसे एनालिसिस, क्वांटिटेटिव। आई होप आपको दोनों का मतलब पता होगा, दोनों में डिफरेंस आपको पता होगा, बिकॉज हमको इस चैप्टर के अंदर करना है व्हाट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव मीन्स है या नहीं, डिटेक्शन करेंगे कि उस सॉल्ट के अंदर वो कटायन है या नहीं, कितना अमाउंट में है, कितना उसका ग्राम है, कितना उसका वजन है, ये नहीं पता करना है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, वेदर द ऑब्जर्व्ड थिंग इज प्रेजेंट और नॉट, कि भैया आपका कटायन है या नहीं, इतना बताइए। और व्हाट इज क्वांटिटेटिव, है ये तो पता है, उसकी मात्रा कितनी है, दैट इज, वो आपका चला जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, कि आप परसेंटेज निकाल रहे हैं किसी सॉल्ट का, किसी एलिमेंट का, तो दैट इज क्वांटिटेटिव स्टडी, कि भैया पता तो है मुझे कि है, उसका वजन कितना है बता दीजिए मुझे। फिलहाल मुझे किस में इंटरेस्ट है, हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्वालिटेटिव स्टडी, दैट इज इस सॉल्ट के अंदर ये वाला कटायन है या नहीं, ये वाला आनायन है या नहीं। हमको फिलहाल डील करना है किससे, क्वालिटेटिव स्टडी से। अगर आपको पता है कि ये वाला सॉल्ट है, तो आप उसका रिमेनिंग अमाउंट या उसकी मात्रा या उसका परसेंटेज तो आप इजीली फाइंड आउट कर ही सकते हैं, दैट इज नोन एज क्वांटिटेटिव स्टडी। क्लियर है। आप क्वालिटेटिव के अंदर भी, इसके अंदर भी अपने पास दो तरीके से हम क्लासिफाई करेंगे। देखिए क्लासिफिकेशन जो मैं कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्रेमिंग आपकी चैप्टर की रहेगी कि चैप्टर में कैसे फ्रेम किया गया चैप्टर को, और कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप लैब के अंदर परफॉर्म करते हैं। प्योरली लैब मेथड है, प्योरली एक्सपेरिमेंटल है। क्लियर है। सो क्वालिटेटिव के अंदर भी अपने पास दो तरीके से हम टेस्ट करते हैं, आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी लैब के अंदर। कैसे कैसे आप टेस्ट कर सकते हो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक को हम बोलते हैं ड्राई टेस्ट, एक का नाम दिया गया है ड्राई टेस्ट, ठीक, और दूसरे को बोला गया है वेट टेस्ट। वेट टेस्ट मीन्स किसी एक्वस सोल्यूशन को यूज करके हम टेस्टिंग कर रहे हैं। तो इन द क्वालिटी वी विल यूज टू टाइप्स ऑफ टेस्ट, दैट इज ड्राई टेस्ट एंड वेट टेस्ट। अब आपका डाउट हो सकता है कि सर अनाइंस और कटायंस का टेस्ट कौन सा करेंगे, ड्राई टेस्ट किसके लिए होगा, दोनों के लिए होगा, वेट टेस्ट किसके लिए होगा, दोनों के लिए होगा, तो क्या होगा सर इसका आंसर। सो देखिए ड्राई टेस्ट जनरली परफॉर्म किया जाता है कटायंस के लिए, एकदम आपको पता होना चाहिए कि भाई किसके लिए क्या करना है, सीक्वेंस दिमाग में सेट होना चाहिए पूरा पूरा। और वेट टेस्ट करते हैं इन जनरल फॉर अनाइंस, तो आपके सारे अनाइंस आपके वेट टेस्ट के थ्रू आएंगे, और ड्राई टेस्ट करके आप कटायंस की इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। ध्यान देना, अब ड्राई टेस्ट क्या होगा, वेट टेस्ट क्या होगा, ये तो हम देखेंगे बाद में, ये तो हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप आगे, लेकिन मैं बता दिया आपको कि हमारा फंडामेंटल क्लासिफिकेशन है किसका, सॉल्ट का। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ड्राई टेस्ट की।
कि भैया ड्राई टेस्ट के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या स्टेप्स होने वाले हैं ड्राई टेस्ट के अंदर। तो अगर आप ध्यान देखेंगे तो ड्राई टेस्ट के अंदर हम टेस्ट कौन कौन से पढ़ने वाले हैं, बहुत फेमस टेस्ट हैं और ये सभी टेस्ट हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, खूब डिटेल में। एक टेस्ट पे एक लेक्चर जाने वाला है, एक एक घंटे में एक टेस्ट खत्म होगा। तो पहला होगा अपने पास फ्लेम टेस्ट, जैसे आपने एस ब्लॉक के अंदर थोड़ा बहुत देखा भी होगा कि अल्कली मेटल्स के, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के फ्लेम टेस्ट में डिफरेंट कलर्स आते हैं, वो भी तो कैटायन्स ही थे। फ्लेम टेस्ट। दूसरा टेस्ट कौन सा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोरेक्स बीड टेस्ट। बोरेक्स बीड टेस्ट। तो यहाँ से आपका काफी हद तक ब्लॉक केमिस्ट्री भी रिवाइज होगी आपकी यहाँ से। बोरेक्स बीड टेस्ट। फिर कौन सा हम पढ़ेंगे, माइक्रो कॉस्मिक सॉल्ट, माइक्रो कॉस्मिक सॉल्ट बी टेस्ट या माइक्रो कॉस्मिक सॉल्ट टेस्ट। देन हम पढ़ेंगे इसमें कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। ये सभी टेस्ट ड्राई टेस्ट का पार्ट हैं। ये सारे टेस्ट जो लिखा रहा हूं मैं, दीज आर पार्ट ऑफ ड्राई टेस्ट ओनली। कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, खूब हम इन पे चर्चा करेंगे एक एक करके। अभी तो सिर्फ मैं क्लासिफिकेशन करवा रहा हूँ कि भैया इसके अंदर ये पढ़ना है, इसके अंदर ये पढ़ना है, ठीक है। सो ड्राई टेस्ट के अंदर ये सारी बात की जा रही है, ये सारी बातें ड्राई टेस्ट के अंदर की जा रही है। कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद हम कर सकते हैं चारकोल कैविटी टेस्ट। तो कुछ 4 से 5 टेस्ट आप करते हो ड्राई टेस्ट के नाम पे, एक आइडिया लगाने के लिए कि आपका कटायन कौन सा हो सकता है, आइडिया लगाने के लिए, कंफर्म नहीं हो आप। या ये सब प्राइमरी टेस्ट होते हैं कि हाँ भैया मुझे लग रहा है सर ये हो सकते हैं, ये कुछ 4 से 5 कटायंस लग रहा है सर मुझे ये हो सकते हैं। यानी कि आपके पास एक आइडिया मिल जाएगा कि हो सकता है कि 10 में से ये 2 कटायन होंगे सर, या 5 में से ये 3 कटायन होंगे सर। ये ड्राई टेस्ट करने का मतलब है। कंफर्म तो बिल्कुल भी नहीं हो यहाँ पे आप कि कौन सा कटायन प्रेजेंट है, उनको बोलेंगे कंफर्मेशन टेस्ट, तो बाद में किए जाएंगे। पहले हम करते हैं प्राइमरी टेस्ट या प्रिलिमिनरी टेस्ट, उनको बोलते हैं ड्राई टेस्ट या वेट टेस्ट। तो ड्राई टेस्ट क्या जाएगा टैंक्स के लिए, कौन कौन से, फ्लेम टेस्ट, बोरेक्स बीट टेस्ट, माइक्रोकॉस्मिक सोल्ट टेस्ट, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट एंड चारकोल कैविटी टेस्ट। बहुत टेस्ट हो चुके सर यहाँ पे। हाँ सर, ड्राई टेस्ट के लिए अपने पास, ड्राई टेस्ट में कटायंस की खोज करते हैं, कटायंस को आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा कटायंस है पता करते हैं। कौन कौन से ड्राई टेस्ट अपने पास है, फ्लेम टेस्ट, बोरेक्स बीट टेस्ट, माइक्रोकॉस्मिक टेस्ट, कोबाल्ट एंड चारकोल कैविटी टेस्ट। एक एक टेस्ट पे डिटेल में बात की जाएगी आने वाले लेक्चर्स के अंदर। पर फिलहाल के लिए आपने सिर्फ क्लासिफिकेशन कर दिया कि कटायंस होंगे तो उनको ड्राई टेस्ट करने, और टक 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 ये वाले टेस्ट हम कर सकते हैं पता करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटायंस। ये वाला हमारा हमारे पास आइडिया हो जाएगा। अगर हम बात करें इसके लिए, अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर सोल्ट अगर मेरे पास आ गया, मेरे पास अगर एक पुड़िया आ गई, उसमें कटायन भी उसमें आनायन भी, सर मैं पहले लैब में किसका टेस्ट करूंगा सर। मैं लैब में घुसा सर, लैब असिस्टेंट ने मुझे एक पुड़िया दे दी हाथ के अंदर और बोला ले भाई जाके 2-3 घंटे में टेस्ट करके आता ना, बता देना मुझे कि कटायन ये वाला है फलाना, और अनायन फलाना कटायन है, फलाना अनायन है अपने पास। तो सर मैं कैसे पता करूंगा सर, सर मैं पहले टेस्टिंग किसकी करूंगा सर, कटायंस पहले खोजूंगा या अनायंस पहले खोजूंगा सर। मैं तो सर वहीं परेशान रहूंगा कि कटायंस की टेस्टिंग पहले करूं कि अनायंस की टेस्टिंग पहले करूं। तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई पहले हम टेस्ट किया जाएगा अनायंस का। तो सवाल क्या बनता है यहाँ से, क्वेश्चन क्या बना, मैं इसलिए बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाइए एकदम एक एक स्टेप में। तो क्वेश्चन क्या, दिमाग में क्वेश्चन क्या आया आपका, डाउट क्या आया, जैसे आपके हाथ में पूरी आई, ये हो आप खुश थे बड़े, जैसे लैब में गए और आपके लैब असिस्टेंट ने आपको पुड़िया दी, आप दुखी हो गए, अरे यार आप बड़े सैड हो गए कि यार आप क्या करें इस पुड़िया का, टेस्ट किसका करूं, कटायन का टेस्ट करूं कि अनायन का टेस्ट करूं, समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। तो सर ने तो बोल दिया अनायन का टेस्ट कर लो, मुझे तो पता नहीं कि अनायन का टेस्ट करते कैसे हैं, और अनायन का टेस्ट ही पहले क्यों कर रहे हैं वो भी नहीं पता मुझे। तो सवाल क्या आपके मन में, आपके मन में सवाल ये है कि विच शुड बी आइडेंटिफाइड फर्स्ट, किसकी टेस्टिंग पहले की जाए, किसको पहले पता लगाया जाए सॉल्ट के अंदर, कटायन को या अनायन को। सवाल क्या है, कटायन या अनायन, पहले किसकी टेस्टिंग की जाएगी एनालिसिस के अंदर, कटायन और अनायन। देख पा रहे हैं आप, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आपका डाउट था कि कटायन करे कि अनायन करे, तो देखिए सोल्यूशंस का ये है, इस बात का ये सोल्यूशन है कि भैया हम अनायंस की टेस्टिंग पहले करेंगे। क्यों सर, ऐसा क्या अनायंस के अंदर, ऐसा क्या बेसिक रेडिकल अपने पास अनायंस के अंदर, दैट इज एसिडिक रेडिकल्स के अंदर, कि हम इसके टेस्ट पहले कर रहे हैं।
हम कटायन के टेस्ट क्यों नहीं कर रहे? हम बेसिक रेडिकल्स को टेस्ट पहले क्यों नहीं कर रहे? सो देखिए अनायंस के हम टेस्ट पहले कर रहे हैं। सो अनायंस आर टेस्टेड बिफोर द कटायंस। पहले टेस्ट किया जाएगा अनायंस का, उसके बाद टेस्टिंग हुई किसकी? कटायंस की। सर ऐसा पक्षपात क्यों? तो मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कैसा क्यों करते हैं। लॉजिक देखिएगा, हर बात का लॉजिक होता है, घोटा वोटा नहीं मारना कि रट्टा मार के बैठ जाओ कुछ भी। बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है, बहुत ही एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर हर चीज का। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से समझेंगे तो बड़ा आसान चैप्टर हो जाएगा आपके लिए, अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो। और मुझे उम्मीद है कि आप अभी तक अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको इंटरेस्ट आ ही गया होगा कि आपने सिर्फ आगे से अनएंड के टेस्ट पहले कर रहे हैं, तो कर लेते टेस्ट अनएंड के पहले। क्यों करते हैं एक बार ये देख लीजिए। बिकॉज देयर आर, लिखें, देयर आर सम इंटरफेरिंग अनायंस। आप अनायंस बोलें या फिर आप क्या बोलें, एसिड रेडिकल बोलें, एक ही बात है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं कैटायन की टेस्ट पहले करूंगा तो इश्यू क्या हो जाएगा? भाई मैं अगर कैटायन की टेस्ट करूंगा ना तो कुछ अनायंस बीच में आ जाएंगे। बीच में कैसे आ जाएंगे? अरे सोल्ट तो आपके पास पूरा ही है ना यार, सोल्ट के अंदर अपने पास एक्वस, सोल्ट के अंदर कैटायन भी अनायन भी है। तो जैसे ही आप टेस्ट करोगे कैटायंस का तो वहां पे कुछ अनायंस इंटरफेयर करेंगे, दे विल क्रिएट इंटरफेरेंस, वो आपके रिजल्ट खराब कर देंगे। हो सकता है वो कैटायन हो, लेकिन उस अनायन की वजह से आपको कैटायन ना दिखाई दे। हो सकता है वो कैटायन पीपीटी बना रहा हो, लेकिन कैटायन की जगह आपका अनायन पीपीटी बना ले, तो आपको दिखाई देगा ही नहीं कैटायन है कि नहीं है। और जबकि वो कैटायन होगा उस सॉल्ट के अंदर, तो आप तो फेल हो जाओगे एग्जाम में। तो कुछ ऐसे कैटायंस, कुछ ऐसे अनायंस होते हैं जो इंटरफेयर करते हैं किसके लिए? कैटायंस की टेस्टिंग में। तो बेटर क्या होता है कि पहले अनायंस टेस्ट कर लो और उन इंटरफेयर आयंस को पहचान के अलग कर दो कि हाँ भाई यही अपने पास अनायंस के टेस्ट हो गए हैं, और अनायंस की टेस्टिंग में वो अनायंस नहीं आए हैं जो इंटरफेयर कर रहे थे। तो दो फायदे हुए, एक तो इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे वो अनायंस जो होंगे, और अगर वो अनायंस है या नहीं इंटरफेयर वाले, वो भी आपको पता चल जाएगा जब आप अनायंस की टेस्टिंग पहले कर लेंगे। तो आपने अनायंस की टेस्टिंग पहले कर ली, आपका काम खत्म हो गया। अब आराम से वेट टेस्ट कीजिए और अपना, सॉरी ड्राई टेस्ट कीजिए और अपना कैटायंस की टेस्टिंग करके आगे बढ़ जाइए। तो सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से अनायंस हैं जो इशू, कौन से कैटायंस हैं या कौन से अनायंस हैं जो कैटायंस में इशू क्रिएट कर रहे होंगे? मैं तो कैटायन को टेस्ट करने लग जाऊंगा सर। फिर आप कह रहे हो कि सर अनायंस इशू करेंगे। कौन से अनायंस है सर जो इशू करेंगे, जो इंटरफेयर करेंगे इसके अंदर? तो भाई 4 से 5 होंगे, वो आपको याद कर लेने हैं। कौन कौन से होंगे सर, आप लिखवा दीजिए, ध्यान दीजिए। So there are some interfering anions or acid radicals. आप लिखें आगे, which will not allow the test of क्या? कैटायंस। जो कैटायंस के टेस्ट करवाते वक्त बीच में इंटरफेयर करेंगे और आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं दिखाई देंगे, कैटायंस आप पहचान नहीं पाएंगे। तो एक सवाल मैं आपको देता हूं, उस सवाल से आप समझेंगे इन बातों को, ठीक है? तो बेसिक आइडिया क्या मिला कि टेस्टिंग तो भाई पहले की जाएगी किसकी? अनायंस की। क्यों? कैटायंस की करेंगे तो अनायंस बीच में आ जाएंगे। हाँ सर, आंसर मिल गया। तो क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो इस बात को, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following are interfering radicals that would interfere? वो कौन से अनायंस हैं जो कैटायंस की टेस्टिंग करने पे बीच में इंटरफेयर करेंगे या फिर इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगे? तो अगर आप ध्यान देंगे तो मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा हूं, याद ही करना है वैसे तो, इसका लॉजिक भी आपको थोड़ी देर में नजर आ जाएगा। अभी तो इसको आप याद कर लेना। 4 ऑप्शन दे रहा हूं आपको। एफ माइनस, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। एफ माइनस,
फॉस्फेट, सल्फेट, फिर क्या हो जाएगा अपने पास, बोरेट। और अच्छी बात क्या है, ये चारों जो मुरे इंटरफेयर करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द अबव। ये चार अनायंस हैं जो कटायंस की टेस्टिंग में बीच में दुविधा पैदा करेंगे, बीच में इंटरफेरेंस करेंगे या इंटरफेयर करेंगे उनके टेस्टिंग में। तो अगर ये आपके पास अनायंस होंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। इसलिए कहा जाता है कि अनायंस की टेस्टिंग पहले कर लीजिए, ताकि उनकी टेस्टिंग भी हो जाएगी, और अगर इनमें से कोई होगा तो ये भी निकल के साइड में हो जाएगा। उसके बाद आराम से आप कैटायंस की टेस्टिंग कीजिए यूजिंग ड्राई टेस्ट। डन। ये चारों आपको याद करने, F माइनस, फॉस्फेट, सल्फेट, बोरेट, फ्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, बोरेट, चारों हैं, चारों आपने याद कर लिए। क्लियर है। तो ये अपने पास कुछ कुछ बातों के जवाब आपको मिल गए होंगे कि कैसे कर रहे हैं। अब आइडिया क्या मिला कि भैया अनायंस की टेस्टिंग पहले करनी है। कौन कौन से अनायंस की टेस्टिंग करनी है सर, कितने अनायंस की स्टडी करनी है, हमारे सिलेबस में कितने अनायंस हैं, वो सारी बातें करते हैं। तो लिखिए आप नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ अनायंस। हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ अनायंस। क्लासिफिकेशन ऑफ अनायंस, ध्यान देना यार। और एक क्लासिफिकेशन, एक जोरदार क्लासिफिकेशन है। लगभग 21 अनायंस है जो हमको स्टडी करने हैं। 21, हाँ सर, 21 अनायंस आपको, कम से कम 20 से 21 अनायंस आपको पता होनी चाहिए। उनके बारे में हर एक जानकारी आपके पास होनी चाहिए, हर एक रिएक्शन आपके पास उनकी होनी चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूँ क्लासिफिकेशन किसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ अनायंस की। बिकॉज अभी हम देख चुके हैं कि सॉल्ट के अंदर अनायन को पहले टेस्ट किया जाएगा, तो इसी के लिए मैं अनायंस की टेस्टिंग पहले कर रहा हूँ, उससे क्लासिफिकेशन पहले कर रहा हूँ। सो सहूलियत के लिए अनायंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट को बोला गया है क्लास ए अनायंस, दूसरे को बोला गया है क्लास बी अनायंस। पहले को बोला गया क्लास ए अनायंस और दूसरे को बोला गया है क्लास बी अनायंस, ताकि उनको स्टडी करना, उनको समझना, उनको पहचानना आसान हो जाए। तो पहला क्लास ए अनायंस, दूसरा क्लास बी अनायंस। क्लास ए में क्या करते हैं अपने पास, क्लास ए में हम करते हैं ट्रीटमेंट विद एसिड। क्लास ए में जो भी अपने पास अनायंस आएंगे उनकी ट्रीटमेंट की जाएगी एसिड के साथ। कौन सा एसिड, डाइल्यूट की कॉन्क, दोनों, ट्रीटमेंट विद एसिड। और क्लास ए के अंदर आपको वोलाटाइल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, आपको मिलते हैं वोलाटाइल प्रोडक्ट्स। कुछ गैसेस इवॉल्व हो रही होंगी या कुछ वोलेटाइल सब्सटेंसेस आपको इवॉल्व होते हुए नजर आएंगे इन केस ऑफ क्लास ए अनायंस। जो आपका रहेगा आउटपुट, जो आपका रहेगा प्रोडक्ट, दैट विल बी वोलाटाइल इन नेचर। गजब बात है क्लासिफिकेशन की, ध्यान देना आप। और क्लास बी में जो हम बात करेंगे उसके अंदर जो अपने पास आने वाला प्रोडक्ट, दैट विल बी नॉन वोलेटाइल। यहाँ को हम यहाँ हमें मिलेगा क्लास बी में नॉन वोलेटाइल प्रोडक्ट। एग्जाम पर्पस के लिए, आपके लिए थ्योरी बेस्ड पेपर के लिए जो एडवांस आप देंगे, क्लास ए की क्लासिफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास ए के प्रोडक्ट्स ज्यादा रेलिवेंट है। हालांकि हम पढ़ेंगे दोनों, लेकिन इंपॉर्टेंस के लेवल पे मैंने आपको बताया कि क्लास ए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब क्लास ए में फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लास ए में हम फर्दर क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। यस, क्लास ए में फर्दर आपके पास क्लासिफिकेशन होगा। पहले वाले को बोला गया ग्रुप 1 ऑफ क्लास ए एंड ग्रुप 2 ऑफ क्लास ए अनायंस। ग्रुप ए में कौन कौन से आएंगे देखो, ग्रुप 1 ग्रुप 2 में क्या फर्क है अपने पास, आपने एसिड ले रहे हो, हाँ सर, एसिड कौन सा लोगे उस पर डिपेंड करता है। अगर मैं ले रहा हूं डाइल्यूट एसिड्स, सपोज डाइल्यूट HCl लिया मैंने या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, उस टाइम पे कौन कौन से अनायंस मुझे मिल सकते हैं, कौन कौन से अनायंस गैस इवॉल्व कर सकते हैं, वो लिखे जाएंगे ग्रुप 1 के अंदर। और हो सकता है कि डाइल्यूट एसिड से आपका कोई भी ट्रीटमेंट ना हो, फिर आप यूज करोगे कॉन्क एस्टोसोफोर या कॉन्क HCl, और कॉन्सेंट्रेशन यूज करने से, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से फिर आपके कुछ अनायंस होंगे जो कि गैसेस या वोलेटाइल कंपाउंड्स इवॉल्व करेंगे। तो यानी कि दो टाइप में कैटेगरी बन जाएगी, ग्रुप 1 ग्रुप 2 की। ग्रुप में हम क्या यूज कर रहे हैं बेसिकली, सो वी आर डीलिंग विद डाइल्यूट HCl
या डाइल्यूट H2SO4, आप कुछ भी यूज कीजिए, यानी कि डाइल्यूट एसिड यूज करना है बेसिकली, कुल मिला के बात है। और इसमें क्या यूज करना है अपने पास इन ग्रुप टू में अपने पास डील करना है कॉन्क। अगर मामला चलता नहीं डाइल्यूट से तो क्या करते हैं, कॉन्क करते हैं, कॉन्क HCl या कॉन्क H2SO4 यूज करेंगे। अगर डाइल्यूट में कोई भी आपके पास अनायंस खुश नहीं हुआ, मजे नहीं आया अनायंस को, कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं हुई, गैसेस रिलीज नहीं हुई, तो ठीक है, वी विल ऐड कॉन्क HCl एंड देन वी विल सी कि कॉन्क के साथ कौन कौन से अनायंस आपके पास आउटपुट दे रहे हैं। सो याद कर लेना, आपको अच्छी तरीके से याद करवा भी दूंगा, आप उसकी चिंता ना करें। कौन कौन से अनायंस ग्रुप 1 में आएंगे, कौन कौन से अनायंस ग्रुप 2 में आएंगे, ध्यान देना। देखो मैं याद भी करा दूंगा आपको। पहला कार्बोनेट, इसके साथ बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, सल्फाइट, दूसरा बाइसल्फाइट। साथ साथ लिखा है मैंने ताकि आपको याद भी जल्दी हो जाए। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, सल्फाइट बाइसल्फाइट, फिर थायोसल्फेट, हाइपो बोलते इसको आप, थायोसल्फेट हाइपो, साथ में सल्फाइड H2-। यस, थोड़ा स्पेस में ऊपर कर लेता हूं इसको। यस, और कितने हैं सर, एक और बच गया पेयर, नाइट्राइट NO2- एंड एसीटेट आयन, NO2- एंड एसीटेट आयन। तो आप देख पा रहे हैं कुछ अपने पास, ये कुछ अपने पास ग्रुप 1 क्लास ए के अनाइंस आ चुके हैं। कौन कौन से, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, सल्फाइड बाइसल्फाइड, थायोसल्फेट, सल्फाइड, नाइट्राइट, एसीटेट। कितने हो गए अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके पास ग्रुप 1 में क्या आ चुके हैं, अनाइंस आ चुके हैं। क्या हमको याद करना है कि कौन सा अनाइंस ग्रुप 1 में, बिल्कुल याद करना है। ये वो अनाइंस हैं जो डाइल्यूट HCl के साथ आपको गैसेस रिलीज करवाएंगे या वोलेटाइल कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे। अगर आपका कोई भी अपने पास क्लास ए का अनायन है और वो क्लास ए का अनायन डाइल्यूट के साथ आपके पास कोई भी गैसेस या कंपाउंड फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, देन वी विल यूज कॉन्क HCl या कॉन्क H2SO4। उसमें कौन कौन से आ जाएंगे, क्लोराइड, ब्रोमाइड, तीसरा जमूरा कौन सा होता है, आयोडाइड, फिर NO2 वहां आ चुका है, NO2 लेफ्ट में आया, NO3 राइट में आ जाएगा, नाइट्राइट उधर था, नाइट्रेट इधर आएगा, नाइट्रेट, और लास्ट में ऑक्सलेट, ऑक्सलेट। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यहां आ गए 5, 8 5 13। देख लीजिए, मैंने 21 की बात की थी, मैंने कहा था कि 21 अनाइंस पढ़ने आपको सिलेबस के अंदर। 13 तो मैंने ग्रुप 1 में करवा दिया, सॉरी क्लास ए में करवा दिया आपके, ग्रुप 1 में 8, ग्रुप 2 में 5। यानी कि अगर मैं डाल रहा हूं डाइल्यूट HCl और मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मुझे कोई गैस मुझे इवोल्व होते नजर नहीं आ रही है, मतलब ये ग्रुप 1 वाले अनाइंस होंगे ही नहीं उसके अंदर, कोई भी नहीं होगा। फिर मैं डालूंगा कॉन्क H2SO4 और अपना डालूंगा सोल्ट की थोड़ी सी पिंच, और अगर मुझे कुछ गैस मिलती इवोल्व होती है तो हो सकता है क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, नाइट्रेट हो, ऑक्सलेट हो। तो सर ये तो सारे हो सकते हैं, कौन सा कंफर्म होगा, कैसे पता करेंगे। अभी कंफर्मेशन टेस्ट कहाँ किया भाई, अभी तो सिर्फ ये पता किया है कि ये हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। यानी कि एक समुद्र में से 21-25 अनायंस में से आपने पता कर लिया कि भाई हाँ ये 5 हो सकते हैं। अब इन 5 में कौन से, उनके लिए फर्दर टेस्ट किए जाएंगे टाइम के साथ, कि अब बताओ सर Br- होगा कि NO3- होगा, सर मैं 2 पे आ चुका हूं सर, अब बताओ इन दोनों में से कौन सा होगा। तो उनके लिए भी टेस्ट किया जाएगा कि पता लगाने के लिए कि स्पेसिफिकली कि Br- था कि NO3- था। क्लियर है, आपको स्कीम समझ में आ रही है कि हम कैसे चल रहे हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों से उतर रहे हैं। अब आ जाइए क्लास बी, दैट इज नॉन वोलेटाइल प्रोडक्ट जो आपको मिलने वाले हैं। क्लास बी के लिए अपने पास 2 टाइप के अपने पास हम पढ़ने वाले हैं। क्लास बी में हम 2 टाइप का इसमें क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, अगेन ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 कौन सा सर, ग्रुप 1 में आपको मिलेगा पीपीटी टाइप, यानी कि वो अनायंस जो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे। अरे भाई नॉन वोलेटाइल है ना, अरे नॉन वोलेटाइल है। अगर गैसेस रिवॉल्व होंगी तो गैस की कलर होती है, गैस की आवाज होती है, एफरवेसेंस निकलती है, आप पहचान जाओगे। लेकिन अगर वो गैस रिलीज हो ही नहीं रही है तो क्या होगा, कैसे पता करोगे।
कि अनायंस है कि नहीं है। तो कुछ अनायंस हो सकता है पीपीटी बना ले, हाँ भैया ये अनायंस है फॉस्फेट, पीपीटी बना के बैठ गया, तो यहाँ फॉस्फेट हो सकता है, F- हो सकता है इस तरीके से। या ग्रुप 2 में कोई कलर चेंज आ जाए, मान लीजिए कि आपने टेस्ट किया, आपने अपने पास उसमें डाला ट्रीटमेंट की, वेट टेस्ट परफॉर्म किया और आपको रिडॉक्स चेंज मिल गया, कोई कलर चेंज मिल गया, यानी कि रिडॉक्स चेंज यहाँ आपको मिल सकता है। तो सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ आ जाएंगी। यहाँ क्या मिलेगा, कहीं प्रेसिपिटेशन हो रहा होगा आपके पास, तो यहाँ कौन कौन से अपने पास अनायंस आ जाएंगे जो कि गैसेस फॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन पहचानने का तरीका क्या रहेगा, पीपीटी फॉर्मेशन रहेगा। तो आपके पास, आप ध्यान रख लीजिए, ये वही चारों जमूरे हैं जो इंटरफेयर कर रहे थे, देख लीजिए आप, ये वही 4 जमूरे हैं जो इंटरफेयर कर रहे थे किसकी टेस्टिंग में, कटायंस की टेस्टिंग में। इन्हीं की वजह से हमने कहा था कि ऐसा करते हैं, अनायंस को ही पहले टेस्ट कर लेते हैं, काम पहले खत्म कर लेते हैं, देख लीजिए, बिकॉज ये लोग पीपीटी फॉर्म कर सकते हैं और कटायंस की टेस्टिंग में इंटरफेयर करेंगे ये चारों, तो ये चारों आपको पहले से याद हो चुके हैं, क्लियर है। 8 पहले हो गए थे, 5 बाद में हुए, 4 आपके पास यहाँ कवर हो गए, ठीक है। और आपके पास यहाँ से क्या रहेंगे अपने पास, अब देख लीजिए आप, रिडॉक्स में, यानी कि जहाँ कोई कलर चेंज हो रहा होगा, मान लीजिए कोई कुछ कलर इमेजिन होगा आपके पास कि हाँ भैया रेड से व्हाइट बन गया, व्हाइट से ये बन गया, कुछ ग्रीन कंपाउंड बन गया, यानी कि कुछ कलर चेंज होगा, कुछ रिडॉक्स होगा। और रिडॉक्स बोलते ही आपके दिमाग में 2-3 तो ऐसे ही आ जाते हैं, कौन कौन से आते हैं सर, डाइक्रोमेट पहले आता है सर दिमाग के अंदर, वो सर रिडॉक्स के अंदर हमने देखा था कि बैलेंसिंग में तो ये सब घूमते रहता है सर। फिर क्रोमेट भी आ जाएगा, डाइक्रोमेट, क्रोमेट, फिर आप बोलोगे सर पर मैग्नेट या मैग्नेट, ये चारों, पर मैग्नेट और मैग्नेट, MnO4 2-, देख लीजिए ये सब अनायंस अगर होंगे तो आपको कलर चेंज या रिडॉक्स, अपने पास रिडॉक्स चेंज होता हुआ नजर आएगा, लेकिन कोई भी गैसेस या कोई भी वोलेटाइल कंपाउंड्स फॉर्म नहीं होंगे, तो इनके पहचान के तरीके क्या रहेगा, पीपीटी फॉर्मेशन या रिडॉक्स चेंज, देख लीजिए। तो कितने हो गए अपने पास, आई थिंक यहाँ पे 8 और 5 13, 14 15 16 17, 17 और 4 21, मैंने कहा था ना कि 21 अनायंस आपको स्टडी करने ही करने हैं, लेकिन मेजरली एग्जाम पर्पस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है अपने पास, क्लास ए के अनायंस। क्लास ए के तो आपको एक एक अनायंस के बारे में खूब डिटेल में जानकारी आप होनी चाहिए, पढ़ाऊंगा पूरा आपको मैं, क्लास ए क्लास बी दोनों पढ़ाऊंगा, लेकिन जानकारी ज्यादा किसकी एग्जाम में पूछी आती है, क्लास ए अनायंस की। ये भी तो पता हो कि इंपॉर्टेंट कौन सा है, पढ़ने को तो बहुत कुछ है, क्लियर है। यानी कि अभी तक क्या किया अपने, अभी तक अपने कुछ भी नहीं किया, अभी तक हमने सिर्फ क्लासिफिकेशन किया है, अभी तक हमने सिर्फ क्लासिफिकेशन किया है कि हाँ भैया अनायंस की स्टडी पहले करनी है। आपने कहा सर अनायंस हम पहले स्टडी करेंगे, अनायंस में कौन कौन सा अनायंस की स्टडी करनी है और कैसे करनी है, वो बात अभी तक मैंने की है भैया, कि क्लास ए में और क्लास बी में दो टाइप के पास, दो टाइप अपने पास अनायंस हो जाएंगे। क्लास ए ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 मींस डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, सल्फाइड बायोसल्फाइड, थायोसल्फेट सल्फाइड, नाइट्राइट एसीटेट। ये 8 आपको याद होने चाहिए, याद होने ही चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, अ कंपाउंड एक्स ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट एसिड प्रोड्यूसेस CO2 गैस। तो कौन प्रोड्यूस करेगा CO2 गैस, पहले पता तो हो कि डाइल्यूट एसिड में या डाइल्यूट HCl में या डाइल्यूट H2SO4 में कौन कौन से अनायंस आते हैं, तब तो आप सोचोगे। तो ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ अनायंस। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि रिएक्शन के बाद कौन कौन से अनायंस या कौन कौन से गैसेस इवॉल्व होंगी। आपने तो कह दिया सर कि गैसेस इवॉल्व होंगी, हमें कैसे पता कि कौन सी गैस इवॉल्व होगी, आपने तो कह दिया सर एक बार में झटके में कि हाँ भाई गैस इवॉल्व हो जाएगी, मुझे कैसे पता चलेगा सर कि कौन सी गैस इवॉल्व होगी और कब होगी, वो गैस के बारे में जानकारी क्या पता चलेगी सर मुझे। तो चलिए थोड़ी सी बात और कर लेते हैं इसके बारे में, क्लास ए के बारे में। सबको पढ़ने वाली डिटेल में एक एक अनायन को डिटेल में पढ़ा जाएगा। अभी तो सिर्फ मैंने लेक्चर 1 में क्लासिफिकेशन किया है मैंने कि ये अनायंस पढ़ने वाले हैं और इस तरीके से इसको प्रोसीड करने वाले हैं, एक एक अनायन में बात की जाएगी डिटेल में। क्लास ए, क्लास ए की बात कर रहे हैं, जो क्या देगा आपको, जो आपको मिल देगा वोलाटाइल प्रोडक्ट्स, यानी कुछ गैसेस
का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकता है। ये ऐसे कंपाउंड्स विच आर वोलाटाइल इन नेचर, जरूरी नहीं हमेशा गैसेज दे रहे हैं, कुछ कंपाउंड्स भी होते हैं दैट विल बी वोलाटाइल इन नेचर। क्लियर है? इनकी बात हम कर रहे हैं, तो हम ग्रुप 1 की बात ले लेते हैं पहले। ग्रुप 1 में कौन से आएंगे? क्लास 1 ग्रुप ए में कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, बाइसल्फाइड, नाइट्राइट, एसीटेट। याद भी हो गया होगा, थायोसल्फाइड, सल्फाइड। हो गए याद? पेयर में याद करवाए हैं ताकि जल्दी याद हो जाए। ग्रुप 1। तो व्हाट इज ग्रुप रिएजेंट? कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे इसके लिए? वी विल ऐड सम अमाउंट ऑफ डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4। दिस इज द ग्रुप रिएजेंट। कि भैया थोड़ा सा हल्का सा पानी और हल्का सा एसिड मिला के देख लीजिए, वेट टेस्ट करना ही है, वेट टेस्ट मींस एक्वस सॉल्यूशन। उसमें हल्का सा डाल देंगे HCl या H2SO4 इन द डाइल्यूट फॉर्म। पहले तो हम सस्ते में काम करेंगे ना यार। अगर सस्ते में, अगर डाइल्यूट से ही काम चल जाए तो पहले कौन क्यों मिलाएंगे? बच्चे पूछते हैं साहब ने पहले कौन क्यों नहीं मिलाया? अरे कौन में तो सभी आ जाएंगे ना यार। कौन में तो ये वाले ग्रुप 1 वाले भी आ जाएंगे, ग्रुप 2 वाले भी आ जाएंगे। तो कौन क्यों मिला रहे हो? पहले सस्ता मिलाओ, पानी मिलाओ, ऑलमोस्ट डाइल्यूट मिलाओ। उसमें अगर अनायंस मिल रहे हैं उससे बेस्ट क्या हो सकता है? उसमें नहीं मिले तो फिर जाइए कौन की तरफ। बिकॉज हर अनायंस की अलग होता है अपने पास स्टेबिलिटी, ये अलग उनकी रिएक्शन पर्पस होता है। सारा अनायंस डाइल्यूट रिएक्शन करेंगे नहीं, तो जो यहाँ नहीं करेंगे वो वहां जाएंगे फिर। तो ये आपके पास एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। ये नहीं कि लैब में गए और टेस्ट ट्यूब में सीधा उड़ेल दिया तेजाब, गर्मा गर्म तेजाब H2SO4 और सारे अनायंस एक बार उठा के फेंक दिए। ऐसे नहीं होने वाला भाई। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले पानी में मिलाएंगे, पानी में शेक करेंगे अपने सॉल्ट को, उसमें 1-2 ड्रॉप डालेंगे इसकी डाइल्यूट HCl की, कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे, कोई कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, वोलेटाइल गैसेस बनेंगी। इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है लैब के अंदर। क्लियर है? ध्यान देना आप। और क्वेश्चन भी ऐसे आएंगे एग्जाम में। सबसे पहले कौन सा था? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये था ना सर? दोनों अलग है ना? हाँ दोनों अलग है, लेकिन मैंने याद करने के लिए एक साथ लिखा हुआ है इनको, ताकि आपको याद करने में डिफिकल्टी ना हो कि कौन से ग्रुप का अनायंस की बात कर रहे हैं। तो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, इनको अगर थोड़ा सा H+ मिल जाएगा, हल्का सा इनका H+ मिल जाएगा, तो आप जानते क्या होगा? दे विल इवॉल्व CO2 गैस। और CO2 गैस आप जानते इट इज कलरलेस। इट इज कलरलेस, दिखाई तो देगी नहीं, तो कैसे पता चलेगा? ब्रिस्क एफरवेसेंस आती है, इतना तो पता है आपको, ब्रिस्क एफरवेसेंस। तो वहां से आपको आइडिया मिल सकता है कि हाँ भाई यहाँ से CO2 गैस हो सकता है आ रही हो। सिर्फ आइडिया मिला है, कंफर्म तो कुछ भी नहीं है। कंफर्म तो बाद में होंगे अपन। फिर अगर सल्फाइड हुआ या बाई सल्फाइड हुआ तो सर, तो क्या होगा भाई? अगर सल्फाइड हुआ या बाई सल्फाइड हुआ H+ की प्रेजेंस, तो आपको मिलेगी SO2 गैस। SO2 गैस दिखती है? नहीं दिखाई देगी, ये भी कलरलेस है। ये कैसा भद्दा मजाक है? दोनों कलरलेस हैं, तो मुझे कैसे पता चलने वाला है कि SO2 है कि CO2 है? अरे पेशेंस रख भाई, पता करवा देंगे, क्यों चिंता कर रहा है? कलरलेस है, और लेकिन सफोकेटिंग स्मेल है इसकी। SO2 की सफोकेटिंग स्मेल होती है। दिवाली के पटाखे देखे आपने? दिवाली के पटाखे अगले दिन आपको थोड़ी सी बदबू आती है, जहां पटाखे ज्यादा फूटे होते हैं, तो वो आपका SO2 गैस ही होती है। सफोकेटिंग ऑर्डर होता है अपने पास, सफोकेटिंग ऑर्डर। तो सर मुझे अगर मान लो मेरा नाक खराब हुआ या मैं स्मेल नहीं कर पाया, तो मैं तो फेल हो जाऊंगा एग्जाम के अंदर। अरे और भी तरीके होते हैं। अगर आपका SO2 है कि CO2 आपको कंफर्म करना, और भी तरीके हैं। क्या CO2 को फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकते हो? कार्बन ऑलरेडी +4 में है, कर पाओगे ऑक्सीडाइज? नहीं। क्या SO2 को फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकते हैं? यस। तो जहां SO2 बन रही होगी मान लीजिए, आप उधर रख देना एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वो SO2 से सल्फेट बना देगा, उसकी PPT बन जाएगी, दिखाई दे जाएगा। और कुछ भी नहीं हुआ तो हो सकता है वो CO2 हो। तो सब देखेंगे ना आगे चल के, वो देखेंगे कंफर्मेशन टेस्ट में, देखेंगे कि कौन सी गैस है, कैसे गैस को डिस्टिंग्विश किया जाएगा। अभी तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये बनने वाला है, ये वोलेटाइल कंपाउंड्स बनने वाले हैं। और जो लिखवा रहा हूँ साथ साथ याद करते रहिए, याद हो भी रहा होगा आपको साथ साथ मेरे ख्याल से, अच्छी बात है। फिर कौन था? सल्फाइड था। सल्फाइड था, H+, क्या देगा ये?
H2S गैस दे देगा। H2S गैस, H2S गैस की पहचान बड़ी अच्छी है, इंपॉर्टेंट है। H2S गैस का इट इज कलरलेस, वो तो है ही, दिखाई तो देगी नहीं आपको, लेकिन इसका जो स्मेल होगी वो स्मेल बड़ी गंदी होती है, स्मेल ऑफ रोटन एग, स्मेल ऑफ रोटन एग्स, रोटन एग्स। अब ये वाली स्मेल तो आप पहचान ही लोगे भैया। तो सर हम कौन से पोल्ट्री फार्म के अंदर बैठे हुए हैं कि अंडे की बदबू आएगी? नहीं, मतलब लैब में आ जाएगी आपको बदबू इसकी, एस्ट्रस गैस की, तो दिख जाता है हाँ भैया सल्फाइड हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थायोसल्फेट इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं बाद में इंक्लूड करूंगा, ठीक है। हाँ, वी आर मिसिंग थायोसल्फेट हियर बिकॉज वो हाइपो है, तो उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको बाद में, अभी नहीं। क्लियर है? फिर हम बात कर रहे हैं कौन सा बच गया, NO2 माइनस, याद ही हो गया अब तो, नाइट्राइट आयन, इसको दिखाया जाएगा थोड़ा सा H प्लस, तो उस H प्लस की लालच में भाई दे देगा आपको NO2 माइनस, NO2 गैस। NO2 गैस इट इज अ फेमस गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। अच्छी बात क्या है, तुम्हारे लिए खुशी की बात क्या है, इट इज ब्राउन कलर। अब आएगा मजा सर, अब कलर दिख रहा है सर मुझे, अब मैं पहचान पाऊंगा कि पक्का वो NO2 माइनस होगा। भैया पक्का मत बोल देना, कंफर्मेशन टेस्ट नहीं है ये सिर्फ प्राइमरी ऑब्जर्वेशन है आपकी। अगर ब्राउन कलर है तो पक्का वो NO2 माइनस होगा सर, बाकी तो कलर ही नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। हो सकता है ग्रुप 2 का कोई अनायंस आ गया हो, या कौन, या अपने पास कोई इंटरफेरेंस आ गई हो, क्योंकि NO3 माइनस से भी NO2 गैस बन जाती है, उसका भी ब्राउन कलर होता है अपने पास, तो आपको धोखे में नहीं रहना। या Br2 मान लीजिए आ जाएगा, Br माइनस हो मान लीजिए, और कौन डाल रहे हो तो Br माइनस से Br2 बनेगी, Br2 भी ब्राउन कलर की होती है, तो कलर से भी कुछ ज्यादा कंफर्म तो होगा नहीं, लेकिन एक अच्छा खासा आइडिया आपको मिल जाता है। यानी कि आप 10-12 कंपाउंड्स में से, 10-12 अनाइंस में से 2-3 अनाइंस के ऊपर आके अटक जाएंगे, इतना आप अंदर सिलेक्टिव हो सकते हैं, ये अच्छी बात है। लास्ट क्या बच गया, एसीटेट आयन। तो सर ये कौन सी गैस देगा, गैस नहीं देगा, कंपाउंड दे देगा, दैट विल बी वोलेटाइल। आपको मिल जाएगा एसिडिक एसिड, एंड एसिडिक एसिड इज बाय नेचर वोलेटाइल। ये भी एक वोलेटाइल कंपाउंड है, इसके वेपर्स आपको फ्यूम के फॉर्म में दिखाई देते हैं, so it is colorless vapors, colorless vapors। और इंपॉर्टेंट बात इसके लिए, जो इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात, एक जानकारी है कि इसकी स्मेल आएगी, दैट इज विनेगर लैग स्मेल, स्मेल ऑफ विनेगर। यूज किया जाएगा एग्जाम के अंदर, a compound on reaction with dilute H2S4 give colorless vapors and a vinegar like smell। वहां से आइडिया मिल जाता है कि एसिटेट आयन होगा, ग्रुप 1 क्लास ए का अनायन हो सकता है। आप देख पाएंगे कि ये वाली चीजें की कैसे ऑब्जर्वेशन करना है। ये प्राइमरी ऑब्जर्वेशन है कि आपका सॉल्ट था, उस सॉल्ट में हमने डाला थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा एसिड, और आपको कुछ ऑब्जर्वेशन दिखाई देंगी। अगर वो गैस इवोल्व हो रही है तो समझ जाना ग्रुप 1 का कोई अनायंस हो सकता है। अब इसमें से सर ये तो बहुत सारे अनायंस है, ये तो 8 अनायंस है, 8 में से कौन सा होगा? अरे 8 में तो आ गए, उन 8 में से 2, 1 किस पे कौन सा होगा, सारी बातें बताऊंगा टाइम के साथ, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे लैब के अंदर, यहाँ तक पहुंच चुके हैं। जो काम अभी अभी हमने किया है ग्रुप 1 के लिए, एक बार सेम काम कर ले ग्रुप 2 के लिए, देख लेते हैं, बिकॉज उधर भी तो आपके पास गैसेस इवोल्व होगी ना यार, वो भी तो वोलेटाइल कंपाउंड्स देगा आपको, तो वो भी देख लेते एक बार फटाफट से। चलिए, यहाँ से आ जाए आपके पास ग्रुप 2, इनका ग्रुप रिएजेंट कौन सा था, व्हाट इज द ग्रुप रिएजेंट हियर, कॉन्क एसिड। जब मामला डाइल्यूट में नहीं चलेगा तो कौन को मिलाइए, अगर आपने डाइल्यूट एसिड को मिलाया, डाइल्यूट एसिड यूज कर रहे हो, कुछ भी हुआ नहीं, कुछ इवोल्यूशन नहीं हुआ, तो हो सकता है कि ग्रुप 1 के अनायंस हो ही ना उसके अंदर, फिर क्या करेंगे, कौन को मिलाइए, फिर आपको कुछ गैसेस इवोल्व होकर नजर आएंगी, तो फिर वहां आपको ग्रुप 2 का अनायंस मिल सकते हैं। तो कौन कौन से, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट और ऑक्सलेट, याद हो गए कौन कौन से थे अपने पास? पहला Cl माइनस, इसको दिखाओगे H प्लस, क्या बनेगा? HCl बनेगा सर, HCl के फ्यूम्स होते हैं, यस। पंजेंट ऑर्डर होगी, पंजेंट स्मेल HCl की, HCl की स्मेल पंजेंट रहेगी अपने पास, पंजेंट ऑर्डर, पंजेंट स्मेल, तीखी स्मेल होती है, उतनी उतनी अच्छी स्मेल नहीं होती, पंजेंट स्मेल होती है अपने पास।
ब्रोमीन Br-, जो कि अगेन ग्रुप 2 में हमने डाल रखा है, इसको दिखाओगे H+, तो Br2 मिल जाएगा। क्या बोलेंगे? Br2 इट इज ब्राउन कलर गैस। अब देखो कंफ्यूज हो जाओगे ना, अगर उसने बोला अ कंपाउंड X गिव्स ब्राउन कलर, कंपाउंड हैविंग एन आयन गिव्स ब्राउन कलर ऑन वोलेटाइलाइजेशन, वोलेटाइल उसका वोलेटाइल बनाइए या रिएक्शन करवाइए एसिड के साथ, और ये मेंशन नहीं करेगा वो कि कौन सा एसिड है। कंपाउंड एक्स ऑन ट्रीटमेंट विद एसिड बोल देगा एंड गिव्स ब्राउन फ्यूम्स। अब ये भी नहीं बताया कि डायलूट है कि कौन है, यहाँ से कंफ्यूजन आ सकता है। क्लियर मिल पा रहा आपको आइडिया? फिर तो देखेंगे आगे टेस्ट कि भाई कैसे पता करेंगे, फर्दर टेस्ट की फर्दर डाटा यूज करके, यानी कि डाटा का यूज करना आपको आना चाहिए चैप्टर के अंदर। और डाटा यूज तभी कर पाओगे तो आपको हर एक बात पता होगी कि हाँ भाई ग्रुप 2 में ये अनायंस होते हैं, ये रिएजेंट है, और ये वाली चीजें यहाँ से ऑब्जर्व होती हैं। कौन सा बच गया अभी? I- आयोडाइड। ये तो ठीक है, इसको तो बिल्कुल आप आसानी से देख पाएंगे। I2 के आप जानते हैं कि वायलेट के फ्यूम्स निकलते हैं, तो वायलेट कलर। देन नाइट्रेट, ये भी गजब है भाई, नाइट्रेट भी गजब है। क्या बनाएगा? अरे दिक्कत ये तो है, ये भी बनाएगा NO2 ब्राउन कलर। अब आप फंस जाओगे। अ कंपाउंड एक्स अ कंपाउंड एक्स ऑन रिएक्शन विद कॉन्क HCl गिव्स ब्राउन फ्यूम्स। सर Br2 हो जाएगा, Br- हो जाएगा सर। क्यों NO3- क्यों नहीं हो सकता? सर ब्राउन कलर तो Br2 से बनेगा, यानी कि Br- होगा नहीं। आपका NO3 से भी तो क्या मिल रहे हैं? ब्राउन कलर के फ्यूम्स मिल रहे हैं। फिर फंस गए, फिर फंस जाओगे। और एक ही ग्रुप में दो के कलर सेम आगे, और ज्यादा फंस जाओगे। बताऊंगा क्या करना है टाइम के साथ। तो ये सब क्वेश्चन में आपसे क्यों पूछ रहा हूँ बीच बीच में, ताकि आप दिमाग में आपकी क्यूरोसिटी पैदा कर सको कि हाँ भाई कि चैप्टर के अंदर कुछ है, मजेदार चैप्टर है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट तो आपके पास देगा CO+CO2 का कंबाइंड मिक्सचर, दोनों आपके पास गैस इवॉल्व हो रही होंगी, ये वाली बात है। पहचाने कैसे? इसकी एक पहचान होती है, बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम, बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम। वो देख बात करें उसकी, चिंता ना करें आप। बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम, यस। अब आपका डाउट है कि सर Br2 होगी, यानी कि Br- हमारे सॉल्ट के अंदर, ये NO3- है सर, बिकॉज दोनों का कलर क्या है सर? ब्राउन है। तो एक तरीका होता है वैसे तो तरीका लिख ही लो, बाद में तो लिखवाना है ही मुझे। हम ऐड करेंगे ऑन एडिशन ऑफ MnO2, MnO2 को बोलते हैं पायरोलूसाइड, MnO2। ऑन एडिशन ऑफ MnO2, इंटेंसिटी ऑफ इंक्रीजेस। अगर मैंने उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया MnO2, तो जो ब्राउन कलर के फ्यूम्स आ रहे थे, अगर उस फ्यूम्स की इंटेंसिटी, उनका कलर और ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, तो वहां से मुझे आइडिया मिल जाएगा कि वो Br- है। लेकिन अगर मैंने MnO2 डाला और मुझे इंटेंसिटी में कोई बदलाव नहीं लगा, मुझे लगा कि भाई कलर अभी भी उतना ही है, उसमें कलर में कोई डार्कनेस नहीं हुई है, इंटेंसिटी नहीं बढ़ी है, दैट विल बी NO3-। समझ पा रहे हो कैसे कर रहे हैं? ऑन एडिशन ऑफ MnO2, मैंने इंटेंसिटी कलर नॉट चेंज, बोलिए समझ गए होंगे आप। उस टेस्ट के अंदर मैंने डाला MnO2 का थोड़ा सा अमाउंट, तो मेरी फ्यूम्स की इंटेंसिटी बढ़ गई, कलर काफी इंटेंस हो गया। तो वहां से मुझे एक हो गया अच्छा सा आइडिया कि हाँ भैया कि ब्राउन कलर है तो हो सकता है पक्का पक्का Br- में। वहां से मुझे ऑलमोस्ट कंफर्मेशन हो चुका है। लेकिन अगर मैंने डाला MnO2 उसी टेस्ट ट्यूब में, अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर जहां मुझे ब्राउन कलर मिल रहा था, इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं आया, तो वहां से मुझे ये आइडिया मिल गया कि भैया ये Br- नहीं है, ये NO3- होगा, और मैं इस बात में श्योरिटी हूँ।
तो ये था मेरे पास ग्रुप 1 ग्रुप 2 की क्लासिफिकेशन और कैसे हम अनायंस की स्टडी करने वाले हैं। अभी मैंने सिर्फ क्लासिफिकेशन की है भैया, अभी रिएक्शन की बात बिल्कुल भी नहीं की है। एक एक की रिएक्शन की बात की जाएगी, कंफर्मेशन टेस्ट किए जाएंगे। अभी प्राइमरी टेस्ट कर रहे हैं कि हाँ भैया ये सेट ऑफ अनायंस मेरे पास है इस ग्रुप 2 के अंदर, यानी कि अगर कॉन्क HCl डाला मैंने या कॉन्क H2SO4 डाला तो यही अनायंस हो सकते हैं। इनमें से कौन से होंगे वो डाटा मुझे देगा कि ब्राउन कलर है, पंजेंट स्मेल है, ब्लू फ्लेम के साथ जल रहे हैं, वायलेट कलर है। अभी तो सिर्फ प्राइमरी टेस्ट किया मैंने, इसके बाद इन सभी अनायंस के ऊपर एक एक अनायंस के ऊपर कंफर्मेशन टेस्ट किया जाएगा और वहां पे रिएक्शंस खूब सारे आपके पास आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये लेक्चर 1 आपके क्लियर होगा, दिमाग के अंदर सेट होगा कि ये इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, एक प्लान आपके दिमाग में होगा, एक सिस्टमेटिक अप्रोच आप करेंगे, तो चैप्टर में कम से कम याद करना पड़ेगा। अदरवाइज आप रैंडमली याद करेंगे और रैंडम तरीके से कुछ रिजल्ट नहीं आते हैं। आप याद तो कर लोगे कि Cl- पहचानने के लिए 5 रिएक्शंस होती हैं, लेकिन ये नहीं याद होगा कि Cl- कहाँ मिलता है, उसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे उसके भाई बहनों से, उसके ग्रुप के बाकी अनायन से। तो आप इस लेक्चर को देखिए, यहाँ से आप इसको अच्छे से नोट्स बनाइए और जल्दी ही मैं लेक्चर 2 लेके आऊंगा इसका और फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज इतना रखते हैं यार। ठीक है, थैंक यू यार।